नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की समय पर पहल और जनता की भागीदारी के कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर। देश में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण की स्थिति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में उच्चाधिकार मंत्री समूह की बैठक। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सेरो सर्वेक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को लागू किया और भारत का सार्थक तथा बराबर की भागीदारी में विश्वास बहाल करने के लिए सभी बहुराष्ट्रीय निकायों में सुधार का आह्वान। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोविड-19 से लड़ रहा है। श्री मोदी आज परम सम्मानित जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जन्मदिवस के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा, लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। You will be happy to know that, powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. Any loss of life is unfortunate due to COVID or otherwise. However, India's death per million due to COVID is under 12. श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं, फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत आवश्यक है। Lakhs of villages, home to 85 crore people, remain almost untouched by coronavirus. A people-driven fight has given good results so far. But can we let our guard down? No, not at all. In fact, we have to be even more careful now. Wearing masks, social distancing, 2 गज की दूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से लड़ रही है और ये न केवल शारीरिक रूप से बीमार करती है, बल्कि लोगों के जीवन के लिए भी खतरा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हमारी जीवन शैली की ओर भी ध्यान दिलाया है। The world is fighting a strong battle against a global pandemic. COVID-19 is not only a physical sickness that is a threat to lives of people. It also takes our attention to unhealthy lifestyles. A global pandemic implies that humanity as a whole needs healing. Let us do everything possible to further harmony and happiness in our planet. श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अल्पकालिक और दीर्घकालिक विषयों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि समुद्र से अंतरिक्ष तक और खेतों से कारखानों तक जनहित और विकास के अनुरूप निर्णय लिए गए हैं।
In the last few weeks, the government of India has addressed both short-term and long-term issues relating to the economy. From the sea to space, from the farms to the factories, people-friendly and growth-friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बेहतर प्रौद्योगिकी, मूल सुविधाएं और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सभी श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वे दिल्ली के दफ्तरों के आरामगाह में नहीं बल्कि जमीन से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर लिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि 8 करोड़ से अधिक परिवारों के पास आज धुआं मुक्त रसोई घर है और 1.5 करोड़ से अधिक बेघर लोगों के सर पर छत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत लागू है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों के लिए सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लेकर आई है, जिससे वे जहां भी होंगे उन्हें राशन की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने परम सम्मानित डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और दीर्घायु होने तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मार थोमा ने अपना जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से कल दिन में 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। कोविड-19 के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसमें कोविड-19 की वर्तमान स्थिति, इसके प्रबंधन और परिणाम पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। बैठक में 11 उच्च शक्ति वाले समूहों को दी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन में हुई प्रगति पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में देश में चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती आधारभूत संरचना पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मंत्री समूह में विदेश मंत्री, उड्डयन मंत्री, गृह राज्य मंत्री, जहाजरानी और रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी इस समूह के सदस्य हैं। देश में 2,95,881 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 10,244 रोगी ठीक हुए हैं और अब स्वस्थ होने की दर 58.13% हो गई है। इस समय देश में 1,97,387 मरीजों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18,552 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है।
अब देश में कोविड-19 मरीजों की कुल संख्या 5,08,953 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 2,20,479 नमूनों की जांच की गई। भारत में कोविड-19 के आने के बाद से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जांच की गई है। अब तक 79,96,707 नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में आज से सेरो सर्वेक्षण हो रहा है। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से संचालित कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह सर्वेक्षण दिल्ली के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आई आबादी के अनुपात को समझने के लिए किया जा रहा है। सर्वेक्षण करने के लिए 2 आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं, एक 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए और दूसरा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए। सर्वेक्षण के दौरान 20,000 लोगों के रक्त के नमूने लिए जाएंगे। आईजीजी एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए रक्त के नमूने लिए जा रहे हैं और ये आईजीजी एलिसा किट का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। एकत्रित रक्त के नमूनों को एंटीबॉडी परीक्षण किट का उपयोग करते हुए प्रयोगशाला में जांचा जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि क्या व्यक्ति वायरस से संक्रमित था और इसके खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो गई है। सर्वे पूरा होने के बाद सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीरोलॉजिकल सर्वे संशोधित कोविड रिस्पांस प्लान का हिस्सा है, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। संक्रमण के प्रसार के स्तर के आधार पर इस रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाई जा सकती है और उसे लागू किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार नीति निर्माताओं को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों या असुरक्षित आबादी में सर्वेक्षण करने के लिए सीरो सर्वेक्षण मार्गदर्शक साबित होते हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार कोविड-19 के प्रबंधन और प्रसार पर नियंत्रण के लिए दिल्ली को पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने अब तक दिल्ली में 12 प्रयोगशालाओं को 4,70,000 आरटी-पीसीआर परीक्षणों के लिए नैदानिक सामग्री की आपूर्ति की है। आईसीएमआर ने परीक्षणों के लिए आवश्यक 1,57,000 आरएनए किट और 2,84,000 वीटीएम तथा कोविड-19 नमूनों के संग्रह के लिए स्वैब भी प्रदान किए हैं। कोविड-19 के मामले में अचानक आई वृद्धि को देखते हुए आईसीएमआर ने एंटीजन आधारित रैपिड परीक्षणों को मंजूरी दे दी है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार को 50,000 एंटीजन रैपिड टेस्ट किट की आपूर्ति भी कर दी है। आईसीएमआर ने दिल्ली को ये सभी परीक्षण किट निःशुल्क प्रदान किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने कोविड-19 निगरानी और प्रतिक्रिया रणनीति के सभी पहलुओं पर तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से दिल्ली सरकार के प्रयासों में सहायता की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कल एक दिन में 21,144 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना जांच को 4 गुना बढ़ा दिया है। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना नमूनों की जांच और आइसोलेशन में काफी तेजी आई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की समय पर पहल और जनता की भागीदारी के कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर। देश में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण की स्थिति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में उच्च अधिकार मंत्री समूह की बैठक, नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सेरो सर्वेक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को लागू किया और भारत का सार्थक और बराबर की भागीदारी में विश्वास बहाल करने के लिए सभी बहुराष्ट्रीय निकायों में सुधार का आह्वान। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के निर्देशों के अनुसार मुंबई प्रशासन शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 वार्ड में सेरो सर्वेक्षण करा रहा है। ये सर्वेक्षण नीति आयोग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और कुछ अन्य संस्थान मिलकर संचालित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सर्वेक्षण के दौरान खून के 10,000 नमूनों की जांच की जाएगी। इस सर्वेक्षण के नतीजों से महामारी की रोकथाम के तरीकों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी।
मुंबई के एम पश्चिम, एफ उत्तर और आर उत्तर वार्डों में झुग्गियां और अन्य निवासी क्षेत्रों को इस नए सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। 12 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के कुल 10,000 रक्त के नमूने अनियमित रूप से इकट्ठे किए जाएंगे और जांचे जाएंगे। इन नमूनों के इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए कस्तूरबा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैब और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद को भेजा जाएगा। खून में एंटीबॉडीज होना कोविड-19 संक्रमण के संपर्क का संकेत माना जाता है। बहरहाल उत्तर मुंबई के उपनगरों में पिछले 15 दिनों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने इन इलाकों का दौरा किया और बताया कि आने वाले दिनों में यहाँ के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की इमारतें और झुग्गियों को सील कर दिया जाएगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में इंदौर देश के 10 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में से एक है। राज्य सरकार यहां कोरोना संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए कई प्रकार के उपाय कर रही है। इस दिशा में मोबाइल ऐप 311 काफी सार्थक सिद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भी इस ऐप में अपनी रुचि दिखाई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड-19 से अब तक 4,575 लोग संक्रमित हुए हैं और 218 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर 311 ऐप कोरोना संक्रमित लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और शहर में संदिग्ध रोगियों की निगरानी में भी मदद कर रहा है। इस ऐप के जरिए घर में आइसोलेट किए गए मरीजों पर भी नजर रखी जा रही है। इंदौर नगर निगम द्वारा 311 ऐप 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के गैर आपातकालीन नंबर 311 पर आधारित है, जो कि शुरुआत से समाधान तक की जानकारी देने और शहर की सेवाओं पर नजर रखने के लिए है। अब तक इंदौर में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने यह ऐप इंस्टॉल किया है। इस ऐप के माध्यम से हर दिन 500 से अधिक शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इंदौर 311 ऐप नागरिकों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं जैसे ट्रैफिक, बस सेवा, शिकायत, बैंक, ब्लड बैंक, सामुदायिक केंद्र, अस्पताल, पुस्तकालय, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस सहित आसपास के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने में भी मददगार है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। चंडीगढ़ में आज कोविड-19 के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई। दोनों मरीज महिलाएं हैं। इनको सेक्टर 32 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल शाम एक और 25 वर्षीय महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई। इसके साथ ही चंडीगढ़ में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 427 हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 86 है। 335 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के एक और मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये नया मरीज दिल्ली से आया था, जिसे क्वारंटीन में रखा गया है। 148 पॉजिटिव मामलों में से 47 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। राज्य में अब कुल 101 सक्रिय मामले हैं। नागालैंड में कोविड-19 के 4 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 375 हो गई है। राज्य में इस समय 213 सक्रिय मामले हैं, जबकि 162 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई है। नागालैंड सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये योजना राज्य में तुरंत प्रभाव से मार्च 2022 तक लागू रहेगी। पीएम स्वनिधि शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुड़े लोगों को छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराने की विशेष योजना है। इसमें कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों के कारोबारियों को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO ने कोविड-19 महामारी के रोगियों के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव के लिए सुरक्षा चश्मा बनाने की सटीक तकनीक विकसित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चश्मे के व्यावसायिक स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कल चंडीगढ़ की सार्क इंडस्ट्रीज को इस तकनीक को स्थानांतरित किया गया। CSIO के वैज्ञानिकों के एक दल ने इस सुरक्षा चश्मे के डिजाइन और विकास का काम किया है।
आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सकों की सलाह प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रिमोटोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, बार-बार हाथ धोने और खांसी अथवा छींक आने पर नाक को ढकने की सलाह दी है। Only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. So, third thing is using the face mask. For a general public, you can use cotton face mask, and then they have to be very positive. Don't give up, and surely we'll conquer over this virus. भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत में कोविड-19 की स्थिति विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है, क्योंकि यहां इस महामारी की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। We started getting affected later than many other countries, but we are presently in a much better position than the rest of the world, and in that sense, we are better protected. Right now, it appears that our measures taken progressively from February are now paying dividends and showing results. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पर फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-115767 और 011-233-1444 पर सवाल पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के उपचार प्रबंधन के नियमों में संशोधन किया है। जिन कोविड रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें अब वैकल्पिक रूप से ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन भी दिया जा रहा है। जिन रोगियों में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है, उन्हें 3 से 5 दिन के लिए ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है। इसके अलावा कोविड से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को मेडिकल की पीजी सीटों के आवंटन और उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित पत्र जारी किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया है कि ऐसा कोई भी पत्र किसी भी राज्य के मुख्य सचिव को नहीं भेजा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2020 की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने आज लखनऊ में इन नतीजों की घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद यूपी बोर्ड ने सफलतापूर्वक परीक्षाओं का आयोजन किया और लॉकडाउन के बावजूद भी समय पर परीक्षा परिणामों की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में 74.63% छात्रों ने सफलता पाई है, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षा में 83.31% छात्र सफल घोषित किए गए हैं। बागपत के रहने वाले अनुराग मलिक ने इस साल के इंटरमीडिएट की परीक्षा में 97% अंक हासिल करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं इसी जिले की रिया जैन ने हाई स्कूल की परीक्षा में 96% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने छात्रों को बधाई दी और कहा कि उनका विभाग 20 टॉपर छात्रों के घर तक पक्की सड़क बनवाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस साल के नतीजों को पिछली बार से बेहतर बताया है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं का प्रतिशत छात्रों से कहीं ज्यादा है। इस साल बोर्ड की परीक्षा में 10वीं में लगभग 30 लाख और 12वीं में लगभग 26 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। छात्रों को इस बार उनके नतीजों के डिजिटल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। टिड्डी दल आज गुड़गांव और दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे के अनेक इलाकों में टिड्डी दल उड़ते नजर आए। इससे पहले मई में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में टिड्डी दल के संभावित हमले के बारे में सलाह जारी की थी।
दिल्ली सरकार ने इस सलाह से संबंधित अधिकारियों से कहा था कि टिड्डी दल के हमलों से बचाव के लिए खड़ी फसलों, सब्जियों, पौधों और बाग बगीचों में कीटनाशक का छिड़काव करें। देश भर के बैंकों में खाता धारकों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया है ताकि इसे सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जा सके। अध्यादेश के तहत खाता धारकों के हितों की रक्षा और प्रशासन में सुधार से सहकारी बैंकों को मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शक्तियों का भी विस्तार किया गया है। अध्यादेश के संशोधनों से सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों को राज्य सहकारी कानूनों के तहत प्राप्त मौजूदा शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये संशोधन प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं या उन सहकारी संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिनका मुख्य उद्देश्य और प्रमुख कारोबार कृषि विकास के लिए लंबे अवधि के ऋण उपलब्ध कराना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व में परिवर्तन का दौर चल रहा है और सभी बहुपक्षीय संस्थाओं को मौजूदा समय में उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उनकी निष्पक्ष जांच और उनमें सुधार की आवश्यकता है। बहुपक्षवाद के लिए कल गठबंधन की मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि ये वास्तविकता है कि प्रत्येक प्रक्रिया और संस्था को अपने समय की जरूरत के अनुसार अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि इसीलिए भारत निरंतर बहुपक्षवाद में ऐसे सुधारों की पैरवी करता है जो मौजूदा दौर के लिए प्रासंगिक हो। बहुपक्षवाद के गठबंधन पहल की फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने शुरुआत की है। ये ऐसे देशों का अनौपचारिक मंच है जो मानते हैं कि नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और शांति की विश्वसनीय गारंटी दे सकती है। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पश्चिम चले तो मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं पूरब में कोलकाता में भी छिटपुट बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पटना में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गुवाहाटी में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर चले तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद शाम को बादल छाने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।
मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में पहुंच गया है। देश भर में मानसून के आने की सामान्य तारीख 8 जुलाई है। इस वर्ष मानसून निर्धारित समय से 12 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की समय पर पहल और जनता की भागीदारी के कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर। देश में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण की स्थिति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में उच्चाधिकार मंत्री समूह की बैठक। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सेरो सर्वेक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 लागू किया। भारत का सार्थक और बराबर की भागीदारी में विश्वास बहाल करने के लिए सभी बहुराष्ट्रीय निकायों में सुधार का आह्वान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।